का महीना पूरे तरीके से चुनाव के भीतर ही चला जाएगा। इस देश के भीतर के जो भी कैबिनेट मंत्री जो दिल्ली में बैठकर देश को चलाना जिनका काम है, आने वाले वक्त में वो आपको तमाम राज्यों में नजर आएंगे। कोई असम में नजर आएगा, कोई पुडुचेरी में नजर आएगा, कोई बंगाल में नजर आएगा, कोई तमिलनाडु में नजर आएगा, कोई केरल में नजर आएगा। यानी केंद्रीय मंत्रियों की पहली प्राथमिकता, और इस देश के प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, रक्षा मंत्री हो, शिक्षा मंत्री हो, किसी भी मंत्री का नाम ले लीजिए, यहां तक कि जो तेल मंत्री हो, जिस तेल को लेकर आप हैरान परेशान हैं, या फिर जो कॉमर्स मिनिस्टर हो, जो कि जिस बात को लेकर जीएसटी को लेकर आज इस देश में 8 करोड़ व्यापारियों ने हड़ताल की हुई है, कोई असर नहीं पड़ता है। चुनाव वक्त पर होना चाहिए, सीट वक्त पर भरी जानी चाहिए, चाहे इन तमाम मंत्रालयों के भीतर में सीट बड़ी तादाद में खाली हो, लेकिन नियुक्तियां नहीं करेंगे। जिन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं उन राज्यों में भी सरकारी पदों पर नियुक्तियां नहीं हो पा रही है। इन तमाम राज्यों के भीतर में कर्ज के बोझ से सरकारी खजाना दबा जा रहा है। सरकार के पास पैसे नहीं है, लेकिन फिर भी चुनाव तो होना है। चुनाव का मतलब लोकतंत्र को जीना है, और लोकतंत्र का मतलब बेरोजगारी से नहीं जुड़ेगा, व्यापारियों की मुश्किलों से नहीं जुड़ेगा जो जीएसटी को लेकर परेशान है, डिग्रीधारियों से नहीं जुड़ेगा जो कि परेशान है कि किस तरह की शिक्षा इस देश में दी जा रही है, और उन किसानों से भी नहीं जुड़ेगा जो किसान अलग अलग जगहों पर आज भी 4 पंचायतें राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में चल रही है, लेकिन बेफिक्र है ये पूरी की पूरी लोकतांत्रिक चुनाव की प्रक्रिया। तो जिक्र तो आज चुनाव का ही किया जाए, क्योंकि इन सब के बीच जो मार्च और अप्रैल का पूरा महीना बीतना है, इसमें इन 5 राज्यों के कोई मुख्यमंत्री आज के बाद से कोई बड़ा निर्णय नहीं ले सकते हैं। चुनाव ऐलान से ठीक पहले ममता बनर्जी ने कहा जो मजदूरी का न्यूनतम वेज मिलता है, जो न्यूनतम मजदूरी मिलती है, उसमें हम बढ़ोतरी कर रहे हैं। चुनाव में जाने से ठीक पहले उनका यह ऐलान है, लेकिन सवाल है मार्च और अप्रैल का महीना इस देश को सिर्फ और सिर्फ चुनाव देखना है। इन 5 राज्यों में नोटों का फ्लो देखना है। इन 5 राज्यों में लगातार प्रचार के जरिए जो काम मिलेगा वही इस देश में सबसे बड़ा रोजगार हो चला है। जो युवा बेरोजगार हैं उन्हें भी काम मिल जाएगा पॉलिटिकल पार्टी में। सारी चीजों का ऐलान है, क्योंकि केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी, इन 3 राज्यों में एक ही दिन चुनाव होगा, 6 अप्रैल को। असम 3 फेज में चुनाव होगा, एक 27 मार्च को, एक 1 अप्रैल को, एक 6 अप्रैल को। लेकिन पश्चिम बंगाल में 8 फेजेस में चुनाव होंगे, यानी ये फेज शुरू होते हैं 27 मार्च से और खत्म जो होते हैं वह 29 अप्रैल तक होते हैं। इसीलिए परिणाम जो है 2 मई को आएगा। पश्चिम बंगाल में 27 मार्च, 1 अप्रैल, 6 अप्रैल, 10 अप्रैल, 17 अप्रैल, 22 अप्रैल, 26 अप्रैल, 29 अप्रैल। यानी इन 5 राज्यों के भीतर में आने वाले वक्त में आप क्या क्या देखने वाले हैं ये दूर की गोटी है, लेकिन जो वादे राजनीतिक तौर पर इस दौर में किए गए और जिस तरीके से एक चौसर बिछाई गई, उस चौसर की शुरुआत आज कहां से की जाए। हमें लगता है कि चौसर की शुरुआत तो आज देश के प्रधानमंत्री से ही करनी चाहिए। इसलिए करनी चाहिए क्योंकि चुनाव आयोग भी इंतजार करता है, या फिर चुनाव आयोग के ऐलान का इंतजार प्रधानमंत्री करते हैं कि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो, उससे पहले सरकारी यात्रा कर ली जाए, क्योंकि बाद में यात्रा करेंगे तो वो खर्चा जो है पार्टी फंड से जुड़ेगा, वह आपके प्रचार के हिस्से में जड़ेगा। तो प्रधानमंत्री 25 फरवरी को पुडुचेरी में भाषण दे रहे थे। 25 फरवरी का मतलब 2 दिन पहले का जिक्र हम आपसे कर रहे हैं। उससे 3 दिन पहले यानी 22 फरवरी को वह असम और बंगाल की यात्रा पर थे। उससे पहले 14 फरवरी को वह तमिलनाडु और केरल की यात्रा पर थे। यानी 5 राज्य इसी फरवरी के महीने में 14, 22 और 25 को प्रधानमंत्री ने सफर कर लिया। ऐसा नहीं है कि इन राज्यों में प्रधानमंत्री जाते नहीं है, जाते हैं, लेकिन सालों बाद गए। सालों बाद से मतलब यह है कि इससे पहले जब असम की यात्रा उन्होंने की थी तो उस समय वह 23 जनवरी का दौर था, इसी साल की शुरुआत में। वहां पर उन्होंने पट्टे बांटे थे, जो जमीन के पट्टे होते हैं। वहीं से मान लिया गया था कि 2021 दरअसल इस चुनावी प्रक्रिया में जीतेगा, और इस चुनावी प्रक्रिया की जीत हार यह मायने रखेगी कि किसान आंदोलन का कोई असर है या नहीं है।
बेरोजगारी का कोई असर इन चुनाव परिणामों पर पड़ता है या नहीं पड़ता है, या फिर वाकई बीजेपी के पास कोई ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें असर पड़े ना पड़े वह चुनाव जीत जाती है। क्या वाकई ऐसा होगा या नहीं होगा, यह दूर की गोटी है। लेकिन आज उसकी जमीनी हकीकत को इसीलिए समझने की कोशिश कीजिए क्योंकि इससे पहले प्रधानमंत्री 22 मई को बंगाल गए थे, 22 मई यानी पिछले साल। उसके बाद इस बार फरवरी में गए, वह भी दो बार गए, 22 फरवरी को भी गए, 7 फरवरी को भी गए। असम बंगाल दोनों जगह की उन्होंने यात्रा की। इन दोनों जगहों की यात्रा के बीच में जो सच निकलकर जो एक सामने आता है उसमें बहुत साफ है कि प्रधानमंत्री का ऐलान चुनाव से प्रभावित रहता है। देश के गृह मंत्री तमाम जगहों पर गए, मंदिरों में गए, यात्रा कर रहे थे। पार्टी अध्यक्ष करें तो समझ में आता है, लेकिन देश के कैबिनेट मिनिस्टर्स का भी योगदान कम नहीं है चुनाव को जीने में और चुनाव के जरिए जीत हासिल करके तमाम मुद्दों को दफन कर देने में। तो सवाल यह है कि 18 करोड़ 60 लाख लोग इस जो 824 सीट है उस पर वोट तो डालेंगे, लेकिन इसी बीच में अगर 8 करोड़ व्यापारी आज हड़ताल पर हैं, इस देश के भीतर में 14 करोड़ किसानों के सामने 3 कानून अगर मुश्किल पैदा कर चुका है, इस देश के भीतर में लगभग 11 करोड़ से ज्यादा डिग्रीधारी युवा बेरोजगार की अवस्था में घूम रहा है, तो इन तीनों को मिला दीजिएगा तो फिर इस देश के चुनाव परिणाम का क्या मतलब होगा, यह सवाल है। लेकिन चुनाव परिणाम तो आपकी रोजी रोटी भी पूरा करता है। चुनाव परिणाम तो आपको नए तरीके से विचारधारा से दूर ले जाकर मौजूदा वक्त में सिर्फ आपको इस बात का एहसास कराता है कि हमको वोट दे दीजिए, हम आपको लाभ दे देंगे। तो बात आज किस तरीके से शुरू की जाए? हमें लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण गढ़ जो है वह पश्चिम बंगाल है। और पश्चिम बंगाल का सच क्या कहता है? पश्चिम बंगाल का सच बड़ा साफ है। पश्चिम बंगाल ने अपने तौर पर संघर्ष को जिया है। पश्चिम बंगाल ने अपने तौर पर सपनों को देखा है। पश्चिम बंगाल ने मौजूदा वक्त में इन सपनों से इतर कुछ नए व्यवस्था को बनाने की सोच भी अपने ऊपर ढाल ली है। ये कौन सी परिस्थितियां हैं? पश्चिम बंगाल के भीतर में 8 फेजेस में चुनाव होने हैं, लेकिन हम आपको लिए चलते हैं उस सफर पे जहां एक तरफ ममता बनर्जी है और दूसरी तरफ देश में 50 मंत्रियों की पूरी कैबिनेट है और प्रधानमंत्री भी उसमें आगे खड़े हैं, जो कि चुनाव प्रचार के वक्त जब पहले से शुरू हो गए हैं तो आने वाले वक्त में और नजर आएंगे। 2011 में जब पहली बार ममता बनर्जी चुनाव जीत कर आई थी और वामपंथियों को शिकस्त मिली थी, तब उनको 184 वोट मिले, 184 सीट पर जीत हासिल की थी। कुल 294 सीट है, 39% वोट मिला था। और 2011 के बाद 2016 में जब दोबारा चुनाव मैदान में आई तो उनको वोट बैंक बढ़ गया, लगभग 6%, 45% पे आ गया और 211 सीटों पर उन्हें जीत मिली। यानी वह 2011 से 2016 के बीच में 2021 में जब आ रही हैं तो क्या झटके में वो सत्ता से बाहर हो जाएंगी? यह सवाल आपके जहन में पहला सवाल होगा। दूसरा सवाल, बीजेपी जो अपने तौर पर अब चुनौती बनकर खड़ी हो रही है, उसका सच क्या है? 2011 में उसको सिर्फ 4% वोट मिले थे, एक भी सीट नहीं मिली थी। 2016 में उसको 10% वोट मिले, उसको 3 सीट मिली। यही है असल सच, क्योंकि जैसे ही आप इसके भीतर घुसेंगे उस चुनाव प्रक्रिया के भीतर में, तो 2 चीज आपके सामने निकल कर आएगी। बीजेपी शासित राज्यों का क्या हाल है, इसे भी जरा समझना चाहिए। और जिन बातों का जिक्र बंगाल में जाकर हो रहा है, वहां की परिस्थितियों का क्या जिक्र है, इसमें भी 2-3 चीज सामने आएगी आपके। सबसे बड़ी चीज ये आएगी, बंगाल को लेकर जैसे ही आप जिक्र करेंगे तो जब याद कीजिए 1967-69 जब वामपंथी माओवादी वहां पर संघर्ष कर रहे थे, उसके बाद सिद्धार्थ शंकर रे कांग्रेस के थे, सत्ता बदली थी और कहा गया था यह विचारधारा की लड़ाई है। उस समय ज्योति बसु मुख्यमंत्री के तौर पर आए थे। लंबे वक्त तक वामपंथियों की सत्ता पश्चिम बंगाल में रही। यानी एक क्लास स्ट्रगल का जिक्र था, वर्ग संघर्ष का जिक्र था, भूमिहीन किसानों का जिक्र था, मजदूरों का जिक्र था। लेकिन स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। संघर्ष और विचारधारा की परिस्थिति को एक सपना बनाते हुए ममता बनर्जी ने एक सवाल के तौर पर नंदीग्राम, सिंगूर और लालगढ़ से जो एक धारा बहाई, उसने सत्ता का परिवर्तन कर दिया। लेकिन वहां पर भी एक सपना लोगों के जहन में जरूर बरकरार था कि क्या वाकई स्थिति बदल जाएगी। स्थिति बदली क्या? स्थिति बहुत नहीं बदली। लेकिन 2021 आते आते विचारधारा सपना से होते होते जय श्री राम का नारा आ गया और सोनार बंगला का जिक्र होने लगा।
हमें लगता है कि मौजूदा वक्त में बंगाल का वोटर इस सच को बाखूबी जरूर समझता होगा कि बंगाल का मिजाज क्या वाकई वर्ग संघर्ष से होते हुए विकास की अटखेलियां खाते हुए वह जय श्री राम के दायरे में आकर सिमट रहा है क्या, या फिर बंगाल के भीतर का वोटर वाकई इस जान रहा है कि बंगाल एक ऐसा राज्य है जहां पे सबसे ज्यादा अल्पसंख्यक समुदाय की मौजूदगी है। सीधे कहें तो मुस्लिमों की मौजूदगी है, और मुस्लिमों की मौजूदगी का मतलब यह है कि मुस्लिम क्या वाकई हिंदू जनसंख्या के लिए कोई थ्रेट है क्या। 30% आबादी मुस्लिमों की पश्चिम बंगाल में है। जय श्री राम का नारा मुस्लिम नहीं लगाएगा, यह एक फैक्ट है। जो लगाएंगे वो लगाएंगे, लेकिन यह नारा एक पॉलिटिकल नारे के तौर पर है, इसका धर्म से लेना देना कुछ भी नहीं है। सवाल यह है कि धर्म को अफीम कहने वाले वामपंथी मौजूदा वक्त में सत्ता में नहीं है। उस जमीन पर ममता बनर्जी ने कब्जा किया और वामपंथियों का एक बड़ा कैडर ममता के साथ आकर खड़ा हो गया। लेकिन मौजूदा वक्त में जिस लकीर को दिल्ली से खींची जा रही है, जो सोनार बंगला का नारा दिया जा रहा है, उसके पीछे का सच जानने से पहले 2-3 चीज को जान लीजिए। जब हम मुस्लिम शब्द आपसे कह रहे हैं तो 294 सीटों में से पश्चिम बंगाल में 16 सीट ऐसी है जहां पे 40 से 50% मुस्लिमों की तादाद है। 33 सीट ऐसी है जहां पर 30 से 40% की तादाद है। 50 सीट ऐसी है जहां पर 20 से 30% की तादाद है। और इसके बाद लगभग 15-18 सीट ऐसी है जहां पे 20% से 15 से 20% के बीच की तादाद है। यानी 110 सीटें ऐसी हैं जो सीधे सीधे मुस्लिम तबका प्रभावित करता है। मुस्लिम वहां पर खेती भी करता है, मजदूरी भी करता है, लेकिन वह छोटा और सीमांत किसान है। दूसरी तरफ मुस्लिमों में भी कुछ लैंडलॉर्ड भी जरूर है। इस अंतर्विरोध को बैलेंस किसी ने किया नहीं, या इस अंतर्विरोध को जीते हुए राजनीति हर किसी ने साधी। दूसरी तरफ जो हिंदू वाला एस्पेक्ट है, उसके भीतर भी बड़ी तादाद में किसानों की संख्या है। संख्या का मतलब यह है कि बंगाल में 71,60,000 परिवार ऐसे हैं जो किसानी करते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि लगभग 3.5 से 4 करोड़, कुल जनसंख्या 10 करोड़ से कुछ कम की है पश्चिम बंगाल की। सवाल है कि जब देश के भीतर में किसानों का आंदोलन चल रहा है, सवाल है देश के भीतर में जब बेरोजगारी चरम पर है, सवाल है कि जब देश के भीतर में व्यापारी भी इस हड़ताल पे आ गया है, तो ये सारी परिस्थितियों का कोई असर पश्चिम बंगाल पे आ पाएगा या नहीं आ पाएगा। या पश्चिम बंगाल की अव्यवस्था को जिस रूप में बीजेपी उभार रही है, देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री उभार रहे हैं, वैसे में बीजेपी शासित राज्यों का सच क्या है, क्या इसे भी जानना चाहिए। इन सारी चीजों को इसलिए जानने की जरूरत है क्योंकि किसानों की आय सबसे कम बिहार में है। पार्लियामेंट में दिए गए जवाब में देश के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि महीने की कमाई बिहार के किसानों की 3,558 रुपए है, यानी प्रतिदिन 118 रुपए 60 पैसे। उसके बाद दूसरे नंबर पर नीचे से जाहिर है उसके तुरंत बाद बंगाल ही आता है। बंगाल की स्थिति 3,980 रुपए है। ममता बनर्जी बिहार में सत्ता नहीं भोगी है, लेकिन बीजेपी ने भोगा है और वहां के छत्रपों ने भोगा है, ये एक सच है। लेकिन बिहार की स्थिति को सुधारा क्यों नहीं गया, ये कोई भी सवाल किसानों को लेकर जैसे ही तुलना शुरू होगी कर सकता है। पश्चिम बंगाल के किसान की प्रतिदिन की जो आय है एक परिवार की, वह 132 रुपए 66 पैसे है। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने वहां जाकर कहा किसान सम्मान निधि ममता बनर्जी ने नहीं दिया। किसान सम्मान निधि के तहत जो प्रतिदिन मिलता है वह 16 रुपए 43 पैसे मिलते हैं, यानी एक महीने में लगभग 500 रुपए। कम नहीं है, बहुत ज्यादा है। जितनी आय है उस लिहाज से वाकई बहुत ज्यादा है। तो क्या छोटे और सीमांत किसानों पर इसका असर पड़ेगा, यह पहली बात है। दूसरी बात, जो पश्चिम बंगाल में लगभग 71 लाख किसान हैं, उसमें से 68 लाख किसान छोटे और मार्जिनल है, स्मॉल एंड मार्जिनल के तौर पर है। 96% किसान, इनकी आय में कोई बढ़ोतरी हुई नहीं। लेकिन जब किसानों के पूरे तबके को देखेंगे तो इसमें हिंदू किसान की मौजूदगी भी अपने तौर पर, वह भी तकरीबन 80 से 90 लाख के भीतर में उनकी मौजूदगी भी है। यानी 68 लाख अगर मुस्लिम समुदाय से जुड़ा किसान है तो लगभग 90 लाख परिवार जो हैं वो हिंदू किसान से जुड़े हुए हैं। क्या जय श्री राम का नारा इन्हें बांट सकता है या किसानी के हक का सवाल उठेगा, यह भी एक सवाल है। हालांकि बहुत खराब स्थिति झारखंड की भी है, उत्तराखंड की भी है, उड़ीसा की भी है, उत्तर प्रदेश की भी है। इन तमाम जगहों पर जो
लगभग 5,000 से कम प्रति महीने की आय है। इसका मतलब है किसान का मुद्दा वहां पर आएगा या नहीं आएगा, यह किसी के जहन में भी सवाल आ सकता है। दूसरी बड़ी बात, जो शिक्षा दीक्षा का जिक्र है उसमें पश्चिम बंगाल की क्या स्थिति है। पश्चिम बंगाल लगभग 80%, 80.5% पे लिटरेसी रेट में आता है। पश्चिम बंगाल से ज्यादा बुरी स्थिति किन जगहों की है, उसमें जाहिर तौर पर उसमें एक लंबी फहरिस्त है। उसमें झारखंड की बुरी स्थिति है, उसमें कर्नाटक की बुरी स्थिति है, उसमें मध्य प्रदेश की बुरी स्थिति है, उसमें उत्तर प्रदेश की बुरी स्थिति है, उसमें राजस्थान की बुरी स्थिति, उसकी तुलना में उससे खराब स्थिति है बिहार की बुरी स्थिति है, छत्तीसगढ़ की बुरी स्थिति है, हरियाणा की बुरी स्थिति है। यानी एजुकेशन को लेकर जिन राज्यों का हमने नाम लिया उससे बेहतर स्थिति पश्चिम बंगाल की है। इन राज्यों में क्या सुधार किया गया? बिहार में बीजेपी की सरकार, हरियाणा में बीजेपी की सरकार, कर्नाटक में बीजेपी की सरकार, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार, तमाम जगहों पर बीजेपी की सरकार है। राजस्थान फिलहाल कांग्रेस की सरकार है, छत्तीसगढ़ फिलहाल कांग्रेस की सरकार है, जो आती जाती रहती है। इनका योगदान भी लिटरेसी को लेकर क्या, यह राज्यों से समझ गए। उसके बाद आइए जो नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जिसको कहते हैं, उसके हिसाब से प्रति व्यक्ति जो तय किया जाता है, भारत में बताया जाता है प्रति व्यक्ति आय 1,32,000 रुपए है। एक्यूरेट चाहिए तो 1,32,432 रुपए। वेस्ट बंगाल एवरेज से नीचे है, फैक्ट है ये। 1,15,748 रुपए वेस्ट बंगाल का प्रति व्यक्ति आय बैठता है, जो कि नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी एनएसडीपी कहलाता है। लेकिन उससे ज्यादा बुरी स्थिति दर्जनों राज्य की है, मसलन उड़ीसा की, छत्तीसगढ़ की, मध्य प्रदेश की, असम की, बिहार की, उत्तर प्रदेश की, झारखंड की। उत्तर प्रदेश में तो 70,000 रुपए ही है, छत्तीसगढ़ में 98,000 है, तो मध्य प्रदेश में 99,000 है, झारखंड में 79,000 है। तमाम जगहों पर बुरी हालत है। यानी फिर मुश्किल आ गई कि ये जो पॉलिटिकल चुनाव होते हैं इससे किसने क्या सुधार किया है, अपने राज्यों में जहां पर सत्ता संभाले हुए वहां क्या सुधार किया। इसका यह मतलब कतई नहीं है कि ममता को ग्रीन सिग्नल दिया जा रहा है, कतई नहीं। एक तुलना की जा रही है, बताया जा रहा है आपको कि किस रूप में क्या स्थिति मौजूदा वक्त में है। इसमें अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट में आइएगा, बेरोजगारी इस देश का सबसे बड़ा मुद्दा है, उसमें सोचिए कि पुडुचेरी जहां चुनाव होने वाले हैं वहां पर बेरोजगारी रेट दुनिया में सबसे ज्यादा है, 75.8%। इम्पॉसिबल सी परिस्थिति है पुडुचेरी की, और पुडुचेरी में सरकार गिर गई और अब दावा हो रहा है कि हम आ जाएंगे। सिर्फ 30 सीट है, केंद्र शासित राज्य है। कल प्रधानमंत्री वहां भी चले गए, परसों वहां भी भाषण देकर आ गए और उन्होंने कहा कि यह लूट खूट वाली सरकार है। प्रधानमंत्री ने, याद कीजिए, 2014 में वसूली पार्टी शिवसेना को कहा था। उसी तर्ज पर ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस को भी पश्चिम बंगाल में भाषण देते हुए इसी रूप में तोतला डूबा उन्होंने कहा। यह किस तरह तोतलाबाज पार्टी है। ये जो वसूली और जो सारी चीजें, ये पॉलिटिक्स का हिस्सा है। इनके गाली जिसे देना है दे लीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन पद पे बैठ के कोई भी किसी भी रूप में किसी भी भाषा का इस्तेमाल करे, उसका क्या महत्व है। शायद ये इससे समझ में आ सकता है कि जब हम अनएम्प्लॉयमेंट रेट का जिक्र कर रहे हैं तो पश्चिम बंगाल में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 17.4% है, तमिलनाडु में 49.8% है। सवाल है कि वेस्ट बंगाल की तुलना में बिहार, जहां पर 46% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, हरियाणा, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, इवन दिल्ली, इन तमाम जगहों पर वेस्ट बंगाल की तुलना में अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत मुश्किल है, ये और ज्यादा है। सवाल है कि किस क्षेत्र को देखा जाए और किस क्षेत्र को ना देखा जाए। यह सवाल इसलिए बड़ा हो चला है कि हमको लगता है पश्चिम बंगाल के चुनाव में कितना खर्च किया जाएगा यह कहना मुश्किल है, लेकिन पश्चिम बंगाल का सच क्या है हमको लगता है ये आज आपको जरूर बताना चाहिए। इसलिए बताना चाहिए क्योंकि पश्चिम बंगाल देश के सबसे गरीब इलाकों में वो आता है। वहां की स्थिति क्या है, खासतौर से जो जंगल महल का इलाका है। जब वामपंथियों की सत्ता थी उस समय नक्सलवाड़ी का जिक्र होता था, ममता बनर्जी आई तो जंगल महल का जिक्र होने लगा, और जंगल महल के जिक्र के साथ इस बात का भी जिक्र होने लगा क्या ये नई परिस्थिति में किसानों को उसका हक दिला पाएंगी या नहीं दिला पाएंगी, क्योंकि बात सिंगूर से शुरू हुई थी, नंदीग्राम होते हुए लालगढ़, जिसका जिक्र हमने कर दिया। लेकिन जब हम आपसे इस बात का जिक्र कर रहे हैं तो हमको लगता है कि क्या स्थिति है जंगल महल की। जंगल महल के भीतर का सच जरा समझिए। वहां पर साल के पेड़ बहुत होते हैं, साल की पत्तियों को आदिवासी और ग्रामीण लोग जमा करते हैं, 5 पत्तियों को जोड़ के एक दोना बनाते हैं जो प्लेट की शक्ल में होता है। उसको प्लेट की शक्ल में देने के बाद उसको धूप में सुखाया जाता है, उसका 100 बंडल बनाते हैं, यानी एक
उसमें 5 पत्ती लग गई और उसको जब 100 बंडल बनाए तो इसका मतलब है कि 500 पत्तियों का वो बंडल 100 का बंडल बना। उन 100 बंडलों का 10 बंडल जो रहेगा, 100 प्लेट्स का जो 10 बंडल रहेगा, उसकी कीमत वहां पर मिलती है 100 रुपए। यह इकोनॉमी है पश्चिम बंगाल के जंगल महल की। यानी 5000 पत्तियों से बनाया गया 100 पत्त का बंडल, जो 5-5 पत्तियों से थाली तैयार होती है, उसकी कीमत 100 रुपए, और उसको जब शहर में आकर बेचा जाता है तो वह लगभग 125 रुपए पड़ता है। यह स्थिति जंगल महल के भीतर गांव की है। एक स्थिति यह, दूसरी स्थिति वहां कैसे जीवन चलता है, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में पैसा खर्च होने वाला है। 70 लाख रुपए माना जाता है कि एवरेज हर कैंडिडेट उड़ाता है इस चुनाव प्रचार में। जो 30 दिन का चुनाव प्रचार का वक्त मिलता है, 70 लाख का मतलब है हर दिन लगभग 2 लाख से ज्यादा उड़ाया जा रहा है। लेकिन उसके भीतर का सच देखिए, जो लकड़ी के छिलके होते हैं उसको छिलकर धागे से बांधकर पेड़ में लटकाया जाता है, रात में लटका दिया जाता है और सुबह ज्यादा से ज्यादा 2 चिड़ियां उसमें फंस जाती है। जंगल से सूखी लकड़ियां निकाली जाती हैं और इसके अलावे चाहे वो वामपंथियों की सरकार हो या ममता की सरकार हो या मौजूदा वक्त की सरकार, तो राशन दुकान भी खत्म करने की सोचने लगी है, जो दिल्ली में बैठी है। किसान इसीलिए आंदोलन भी कर रहा है। लेकिन 2 रुपए किलो चावल मिल जाए, हफ्ते में 6 किलो चावल मिल जाता है, आधा लीटर घासलेट मिल जाता है, यही उनके जीवन का हिस्सा। और इस इकोनॉमी में लोकतंत्र की वह इकोनॉमी समा रही है जिसको लेकर दिल्ली से ढोल पीट दिए गए। दिल्ली के विज्ञान भवन में ही आज पहली बार चुनाव आयोग अपने दफ्तर से निकला और विज्ञान भवन में जाकर उसने ऐलान किया तारीखों का। यह वही विज्ञान भवन का वही हॉल है जहां पर किसानों से बातचीत के लिए देश के कृषि मंत्री और कॉमर्स मिनिस्टर बैठा करते थे। किसानों का रास्ता नहीं निकल पाया, डेडलॉक की स्थिति है कोई। अब सवाल यह है कि इस देश के भीतर में मोदी गवर्नमेंट का इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है और पश्चिम बंगाल का इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है, यह भी हमें लगता है कि जानना चाहिए। क्योंकि सरकार 2014 में जब आई थी उस समय ममता बनर्जी की सत्ता का ग्रोथ 2.8% था, लेकिन सरकार के दिल्ली का ग्रोथ 7.5% था, ज्यादा है। 2015-16 में पश्चिम बंगाल का ग्रोथ जो था, इकोनॉमिक ग्रोथ, वो 6.1% हुआ। दिल्ली का, देश का ग्रोथ 8.0 हो गया। 2016-17 में 7.2% ग्रोथ हो गया। भारत का हो गया 8.3, यानी मोदी गवर्नमेंट देखिए 1-1% आगे चल रही है। 2017-18 में ग्रोथ 7.1% था भारत का, वेस्ट बंगाल का ग्रोथ 6.4% था, आगे चल रही है। लेकिन 2018 से अब चीजें डगमगाने लगी। 2018-19 में भारत का ग्रोथ था 6.1%, वेस्ट बंगाल का ग्रोथ था इकोनॉमिक 6.4%। 2019-20 में भारत का ग्रोथ था 4.2%, वेस्ट बंगाल का ग्रोथ था 7.3%। और अभी जो ग्रोथ है वो दिखा रहा है -8% ग्रोथ दिखा रहा है, और वेस्ट बंगाल का ग्रोथ जो है वो लगभग 5% दिखा रहा है। यानी इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी किसान की आय, यानी अनएम्प्लॉयमेंट, यानी किसी भी रूप में देखिएगा तो सरकार किसी भी देश के किसी भी हिस्से में क्या कर रही है, तो फिर डबल इंजन और सिंगल इंजन का फेज क्या लोग जिएगा या नहीं जिएगा, यह भी एक सवाल हर किसी के जहन में आएगा। लेकिन बावजूद इसके इसलिए यह सवाल है क्योंकि जो राज्यों में चुनाव, लोकसभा चुनाव, क्योंकि पश्चिम बंगाल में कोई चेहरा बीजेपी खड़ा नहीं कर रही है। लेकिन यह थोड़ा समझना होगा कि 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले जिन राज्यों में चुनाव हुआ है वहां बीजेपी की क्या स्थिति थी, और लोकसभा चुनाव के बाद जिन राज्यों में चुनाव हुए वहां क्या स्थिति थी। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, त्रिपुरा, यहां पर चुनाव हुए। लोकसभा चुनाव में लगभग 50% से 59% के बीच में मोदी चेहरा थे देश के लिए, तो 50% वोट मिला। लेकिन स्टेट में उनका वोट कम होते गया। मतलब कर्नाटक में 36% वोट मिला, ठीक पहले लोकसभा में ज़्यादा मिल गया। मध्य प्रदेश में 41% वोट मिला, राजस्थान में 39% वोट मिला, छत्तीसगढ़ में 33% वोट मिला। छत्तीसगढ़ चुनाव हार गए थे, मध्य प्रदेश हार गए थे, राजस्थान हार गए थे, कर्नाटक हार गए थे, त्रिपुरा को बचा लिया था इन्होंने, लेकिन वहां पर फिर उलटफेर किया और मध्य प्रदेश में अपनी सरकार बना ली, कर्नाटक में अपनी सरकार बना ली। ये लोकतंत्र का दूसरा नियम था, खरीद फरोख्त का जो होता है। बहरहाल लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद आइएगा तो फिर वहां पर झारखंड इन्होंने गंवाया। झारखंड में 33% वोट मिले, जबकि लोकसभा में 56% वोट मिले थे। हरियाणा में
इनको सहयोग की जरूरत पड़ गई, अकेले सरकार नहीं बना सकते थे। लोकसभा में 58% वोट मिले थे, लेकिन विधानसभा में 37% वोट मिले। महाराष्ट्र में नहीं चल पाए, महाराष्ट्र में कमोवेश वोट परसेंटेज उतना था, लेकिन शिवसेना ने कहा आपके साथ नहीं रहेंगे, वसूली पार्टी आप हमें कहते हैं, हम आपके साथ कैसे रहेंगे। सवाल सिर्फ इतना है, इस देश के भीतर में जो भी परिस्थितियां पॉलिटिकल पार्टी कहती है, उसमें आखिर में हमको लगता है एक चीज जानना चाहिए। कुछ भी कह जाते हैं, जब इन्होंने जिक्र किया कि सोनार बंगला, जब जिक्र हो रहे थे आमार सोनार बंगला, हमें लगता है इस गीत को समझना चाहिए, इस गीत के महत्व को समझना चाहिए। सोनार बंगला कह देंगे, ये बीजेपी के तमाम नेता कह रहे हैं। इसका जिक्र हो सकता है ममता बनर्जी ने भी किया हो, कभी वामपंथियों ने भी कभी किया हो, लेकिन मौजूदा वक्त इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आमार सोनार बंगला, आमी तोमाय भालोबाशी, यानी मेरे सोने जैसा बंगाल, मैं तुमसे प्यार करता हूं, इसको गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1905 में लिखा था। क्यों लिखा था? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बंगाल का विभाजन धर्म के आधार पर करना चाहा था, यानी वो चाहते थे कि मुस्लिमों के लिए एक अलग प्रांत ही बन जाए। बड़ा तेज आंदोलन हुआ था, बंग भंग आंदोलन, जबरदस्त आंदोलन हुआ था, और आंदोलन ऐसा था कि 1911 में ब्रिटिश गवर्नमेंट को पीछे हटना पड़ा और अपने बंग भंग को उसने फिर से जोड़ दिया दोनों राज्यों को। लेकिन जो अंग्रेजों की फूट डालो राज करो की जो नीति थी और मुस्लिम प्रांत बनाने की जो सोच थी 1905 में, 1911 में इस देश के लोगों ने ही अपने आंदोलन से खत्म किया। और याद कीजिए, उसी के बाद कोलकाता की राजधानी शिफ्ट हो गई दिल्ली में। अब दिल्ली जो है बंगाल जाना चाहती है, कोलकाता जाना चाहती है। यह स्थिति और